गुड मॉर्निंग।
प्रस्तावना में हम लोग एक तो इसकी शुरुआत लिख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और दूसरा इंडिया में 2005-6 में लागू किया गया था। यहाँ हम क्लियर कट लिख रहे हैं कि जेंडर बस्टिंग कोई अलग प्रकार की बस्टिंग नहीं है जो जवाबदेही और उत्तरदायित्व को प्रभावित करती है। यही कारण है कि हमने जो 4 बजटिंग के टाइप्स पढ़े उसमें इसको नहीं लिखा था, क्योंकि उनकी मोटिवेशन क्या थी कि बजट का फॉर्मेट चेंज करोगे तो जवाबदेही प्रभावित होगी। लाइन आइटम में जो जवाबदेही है उससे ज़्यादा जवाबदेही प्रोग्राम में है, और फिर परफॉर्मेंस में है क्योंकि वहाँ परफॉर्मेंस के मानक रहते हैं। और जीरो बेस बजटिंग में आपको एक एक चीज़ को बताना पड़ता है कि पहले के खर्चों को जीरो मानना पड़ता है, और फिर नए सिरे से बताना पड़ता है कि कोई भी खर्च आपको क्यों चाहिए, और उसमें भी फिर डायग्राम बना के बताना होता है कि कोई खर्च अलग अलग जो होते हैं उनका लेवल, उससे डिपार्टमेंटल सर्विस पे, सर्विस डिलीवरी पे क्या फ़र्क पड़ता है, जो सेवा का निष्पादन है वो कैसे खर्च के अलग अलग स्तरों से जुड़ा हुआ है। तो उसमें और बहुत ज़्यादा जवाबदेही होती है कि आपको सही तरह से प्रस्तुतिकरण करने होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके खातों की जांच हो रही है या क्या, फाइनेंशियल जो कंट्रोल है वो नहीं आता है इससे, ये इसका मकसद नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है कि जवाबदेही और उत्तरदायित्व को प्रभावित करती हो, ऐसा नहीं है ये। फिर जेंडर बस्टिंग में ये दिखाया जाता है कि कुल बजटीय खर्चों का कितना भाग मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़ा हुआ है। ये मुख्य लिखना भी जरूरी है इसमें, ये जो वर्ड है ना, मुख्य रूप से। मुख्य ही लिखोगे आप, क्योंकि ऐसे तो बजट किसी जेंडर को देखकर थोड़ी बनता है, बजट तो सबके लिए है। इसलिए यहाँ पे मुख्य लिखा जा रहा है कि मुख्य रूप से महिलाओं से कितना संबंधित है। अगर आप मतलब ये वर्ड नहीं लिखा, परीक्षक का दिमाग चला गया इस पे, तो हो सकता है कि वो आपके नंबर काट ले। अब वो तो मैं जब नीचे लिख कराऊंगा तब आपको इसका और मतलब समझ में आएगा। और इस प्रकार ये जेंडर रेस्पॉन्सिव बस्टिंग है, जेंडर के प्रति आप एक अनुक्रिया कर रहे हो। रेस्पॉन्सिबल नहीं लिखा, रेस्पॉन्सिव लिखा। रेस्पॉन्सिव उस फिर उत्तरदायित्व आ जाता है उसमें। तो यहाँ उत्तरदायित्व की बात नहीं हो रही है, यहाँ मतलब एक जेंडर के प्रति आप कितना रेस्पॉन्स दिखा रहे हो खर्चों के रूप में। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा जेंडर रेस्पॉन्सिव बस्टिंग है, राइट। मतलब रेस्पॉन्सिबल की जगह रेस्पॉन्सिव। कहते हैं ना भाई, आप किसी चीज का सही मतलब रेस्पॉन्स करते हो, तो उस सेंस में है ये तो इसकी भूमिका बनी है। अब अगला हेडिंग लगाइए इसके बाद में। ये प्रस्तावना था ना, ये अगला हेडिंग लगाइए। आवश्यकता।
आवश्यकता क्यों पड़ रही है इसकी? 2016 के मेंस का सवाल है जो सोल्व भी हो रहा है और हम अपने नोट्स भी बना रहे हैं। जेंडर बस्टिंग की आवश्यकता पर टिप्पणी करें और भारत में इसका स्टेटस क्या है वो बताएं। वो सब अपने आप ही हो जाएगा। आवश्यकता, कोई भी बजट कोमा लगाकर ठहराव लाया गया है, कोई भी बजट निर्माण और प्रस्तुतिकरण के समय जेंडर न्यूट्रल होता है। जाहिर सी बात है कि ऐसा कि हम महिलाओं का बजट बना रहे हैं ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल बजट होता है। तो किसी एक लिंग को टारगेट करके बजट नहीं बनता है, जेंडर न्यूट्रल रहता है बजट। जैसे हम किसी समाज के तबके को टारगेट करके बजट थोड़ी बनाते हैं कि ये बजट एससी के लिए है, ये बजट एसटी के लिए है। हम ये कर सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के लिए ऐसा कर सकते हैं जिसमें उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जो एग्रीकल्चर का बजट बना रहे हैं अलग से, राजस्थान भी उनमें से एक है। तो एग्रीकल्चरल बजट अलग से बना दिया है, जैसे रेलवे बजट होता था हमारे यहाँ, राइट। हालांकि एक एक्टिविटी को बाहर निकाल के ओवरलैपिंग होती है, फिर उसमें जो आप एग्रीकल्चर बजट में प्रोविजन कर रहे हो वो कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती है, जो वही चीज़ किसी और उद्योग के काम भी आ सकती है। तो आप फिर एक नॉर्मल बजट में अलग से उन बातों को ध्यान रखोगे, फिर एग्रीकल्चर बजट में भी, मतलब ओवरलैपिंग। उसी नॉर्मल बजट में ही उसका बड़ा हिस्सा कर दो, इसमें अलग बजट बनाने का क्या तुक है? मतलब मैं पर्सनली उसको सही नहीं मानता, क्योंकि समग्रता नहीं आ पाती है। मतलब ओवरऑल पूरे स्टेट की सिचुएशन में क्या इसका फर्क आएगा, उसको समझने में दिक्कत होती है। इसलिए, लेकिन फिर भी आप चाहे एक्टिविटी के हिसाब से देख लो, जैसे कि हमने प्रोग्राम बस्टिंग देखा, तो एक डिपार्टमेंट अपना मिनी लेवल पे अलग अलग जो उसके काम है उसके लिए बना रहा है। ऐसे पूरे स्टेट लेवल पे आप 3 क्षेत्र हैं, कृषि है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, तो उनके हिसाब से देख सकते हो। लेकिन जेंडर को टारगेट करके बजट बनाना तो बेतुका होता है कि आप मतलब इस तरह से कर रहे हो, राइट। मतलब कि एक जेंडर कलर को आधार बना दोगे, फिर जातियों को आधार बना दोगे, तब तो केओटिक समाज हो जाएगा भारत का। और एक नया झुंझुना लोगों को मिल जाएगा कि ये तरीके से भी वोट आकर्षित किए जा सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ नई पार्टियां अलग अलग स्टेट में पहुंच के ये कह रही है कि हम 3 साल तक बिजली का बिल माफ कर देंगे और इस तरीके से, जबकि भारत में तो आगे पढ़ाऊंगा आपको, सही टेरिफिकेशन यूटिलिटी सर्विसेज का जरूरी है। मतलब कि मतलब आदमी में वो सोशल थिंकिंग नहीं है, समाज के प्रति सोच नहीं है, वो व्यक्तिगत स्वार्थों से चलता है। अब उसका बिल नहीं आ रहा है तो वो क्यों इसको करेगा? फिर लोग यहाँ पर जैसे दिल्ली में एक बिजली का वो है कनेक्शन और फ्लोर 4 बने हुए हैं, तो उस एक कनेक्शन की जगह वो 4 कनेक्शन ले लेते हैं, मतलब हर फ्लोर का अलग अलग ले लेते हैं। तो उनको टोटल यूनिट ज़्यादा मिल जाते हैं, मतलब कि हर एक फ्लोर के हिसाब से 200 जो भी सिस्टम है यहाँ का, कि कनेक्शन ही अलग है। तो हर कनेक्शन के हिसाब से वो मिनिमम अमाउंट आपको मतलब अवेल कर रहे हो आप, एक तरह से ये दुरुपयोग हुआ और क्या है एक तरह से। और भारत में जैसे कंपनियां भी क्या करती थी कि ऐसे छूटें होती है टैक्स में, जैसे जो लोग टैक्स भरते हैं तो 1.5 लाख रुपए माइनस करा सकते हो आपकी इनकम में से, अगर आपने 5 साल की एफडी करा दी, बच्चे की ट्यूशन फीस है, इस तरह की चीज़ें माइनस हो जाती है। उसके बाद में छूट की सीमा भी होती है, तो 2.5 लाख छूट की सीमा है, 1.5 लाख रुपए ये करा दिए। इस तरह से कई लोग क्या करते हैं, उनका फायदा उठा के और जीरो टैक्स वाला रिटर्न भर देते हैं। जब परिवार की इनकम बढ़ती है
तो छूट तो आपको उतनी मिलेगी। अगर आप एक इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो आप एक यूनिट के रूप में भर रहे हो तो आपको वही 2.5 लाख 1.5 लाख यही लगेगा, और परिवार की इनकम हो गई 50 लाख। तो दिमाग लगा के क्या करते हैं कि फैमिली मतलब अलग अलग रिटर्न भर देते हैं फिर हर आदमी का। हर आदमी 2.5 लाख की छूट का फायदा उठाएगा। 1.5 लाख की 4 लोग हैं तो 1.5 लाख की एफडी करा देंगे अलग अलग के नाम पे, तो 6 लाख ये बचा लिए। 2.5 लाख के हिसाब से 10 लाख ये बचा लिए। ऐसे मतलब फिर बाद में जो बचेगा उस पर जो टैक्स बनेगा दे देंगे। इससे तो गवर्नमेंट को लॉस होता है ना। ये तो व्यक्तिगत स्तर पे, ऐसे कंपनियों के स्तर पे भी ऐसा ही है। तो भारत में कंपनियों ने क्या किया कि छोटी छोटी कंपनियां बना ली। एक बड़ी कंपनी की जगह, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वो क्लासरूम कोचिंग की अलग कंपनी बना रखी है, टेस्ट सीरीज की अलग कंपनी बना रखी है, और ऐसे अलग अलग ऑनलाइन क्लास की अलग कंपनी बना रखी है। तो छोटी छोटी कंपनियों में बांट दिया उसको। तो टैक्स से मतलब इसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं, जो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस लगाया। मतलब ये प्लानिंग वर्ड के लिए नेगेटिव सोचा जाता है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब टैक्स बचाने के लिए आप इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। तो वही चीजें इस साइड के अंदर भी है कि मतलब मुद्दा खत्म थोड़ी होता है, आप किसी भी फील्ड में उसको डिस्कस करो तो कल आप मतलब एक जाति के हिसाब से भी बजट बना लोगे अलग अलग करके। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस तरह का तरीका तो अच्छा ही नहीं रहता है, राइट। और उसी का फायदा उठा के मतलब ये बिजली पानी की घोषणाएं करके फ्लोर 4 बना लिए अलग अलग, मालिक तो एक ही है। तो ये देखा जाना चाहिए कि मतलब 4 कनेक्शन में ओनर कॉमन कौन है। फिर उसका भी तोड़ निकाल लेंगे लोग, तो इंडिया में बहुत भाग है ना। मतलब जब ये हो जाएगा कि भाई 4 फ्लोर है लेकिन मालिक सबका एक है, तो एक ही बिल माना जाएगा, तो वो उसका भी कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। मतलब ये ऐसे ही चलता रहता है इंडिया के अंदर। इसलिए मतलब हम इस तरह से काम करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारत के लिए काफी घातक दिन होगा अगर आप जेंडर को आधार बना के बजट बनाओगे। तो खींचतान वाली बात। तो बजट तो जेंडर न्यूट्रल ही होता है। जैसे मेरी क्लास आप सब लोगों के लिए न्यूट्रल है, मैं किसी जेंडर को देखकर क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, और नहीं मैं कोई व्यक्ति विशेष को टारगेट करके ये क्लास ले रहा हूँ। मेरे लिए तो सभी बराबर है। लेकिन क्या मेरी क्लास का लाभ सभी स्टूडेंट्स बराबर उठा पा रहे हैं? क्या मैं ये मान के चलूं कि क्योंकि मैं न्यूट्रल हूं इसलिए सब बच्चे समान रूप से लाभान्वित हो रहे होंगे? ये मेरी मान्यता गलत भी हो सकती। हालांकि काफी सीमा तक सही इसलिए है क्योंकि वो सारे बच्चे मेरी क्लास के अंदर हैं। तो क्लास पार्टिसिपेशन के ऊपर निर्भर करेगा कि मेरी क्लास सबको समान रूप से लाभान्वित करेगी कि नहीं करेगी। किस पर डिपेंड करेगा? क्लास पार्टिसिपेशन। अब बजट है तो बजट इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अब किसी भी जेंडर को बजट कितना लाभ देगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो जेंडर आपकी इकोनॉमी के अंदर कितना पार्टिसिपेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मेरी क्लास में आता ही नहीं है तो उसको लाभ कैसे मिल सकता है? वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, और आ गया तो भी नहीं कर रहा है। हो सकता है उसका मन कहीं और जा रहा हो, या हो सकता है उसको ये लग रहा हो कि सर कोई काम का नहीं पढ़ा रहे हैं, इस तरह से लग सकता है। कुछ भी लग सकता है। तो आप वो मेंटली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग ही तो मेरा ज्ञान वहां तक पहुंच पाएगा। सिमिलरली बजट का लाभ सभी जेंडर्स को मिले, ये किस बात पर निर्णायक रूप से निर्भर करता है कि वो जेंडर आपकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कितना दे रहा है। महिलाओं के लिए इनकम टैक्स में छूट की सीमा ज्यादा होती है ना पुरुषों की तुलना में, तो पता ही होगा आपको।
तो इसका फायदा महिलाएं कितनी उठा पाती है? आपका क्या इसमें विश्लेषण है? कोई विशेष नहीं कि हमारे देश की कितनी महिलाएं उस इनकम लेवल पे है पहले तो, ताकि लाभ उठाए हो। और इनकम लेवल उनका पर्सनल कम होने की वजह क्या है कि वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो उनको बजट में छूट दिया आपने, उसका फायदा महिला तक कैसे जाएगा? हाँ, वो गवर्नमेंट जॉब में हो, एक प्रतिष्ठित नौकरी में हो, बिजनेस वूमन हो, ठीक ठाक इनकम 15-20 लाख कमा रही है, तब तो छूट की सीमा का फायदा भी उठा सकती है। वैसे भी हमारे देश के अंदर 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 5 से ज्यादा आएगी तब ये नियम चलेंगे कि 1.5 लाख 2.5 लाख, और ये सब दो बातें अलग अलग है। 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होना, राइट। और एक ये छूट की सीमा वगैरह, तो जो कई लोग, जब इसकी घोषणा हुई थी तो लोगों ने सोचा कि छूट की सीमा 5 लाख हो गई है। छूट की सीमा तो 2.5 लाख ही चल रही है काफी वर्षों से इंडिया में। दो बातें अलग है, 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये बात बिल्कुल अलग है। और एक आप कहते हो कि जब आपका टैक्स कैलकुलेट होगा तो कितनी इनकम को हम आपके टैक्स कैलकुलेशन से बाहर करेंगे, उसको हम कहते हैं छूट की सीमा। अब मान लो किसी की 20 लाख इनकम है, उसका टैक्स जब कैलकुलेट होगा तो 2.5 लाख तो हटा देंगे, क्योंकि आदमी कमाने के लिए जिंदा भी तो रहेगा, कमाएगा तो खुद पे खर्च नहीं करेगा। ये थॉट है इसके पीछे कि 2.5 लाख की छूट की सीमा है। लेकिन इस थॉट की जितनी बुरी तरह से पिटाई हुई है हमारे भारत में, वो बेसिक थॉट ही गायब हो गया इंडिया में, क्योंकि पिछले 5-6 साल से आप 2.5 लाख ही चला रहे हो। तो क्या 5 साल में इन्फ्लेशन नहीं आया इंडिया? आपको सरवाइव करने के लिए, अगर आप 5 साल पहले 2.5 लाख मान रहे थे, तो आज सरवाइव करने के लिए 2.5 लाख ही चाहिए एक आदमी को। जैसे मैं इस क्लास में आया हूँ तो मुझे तैयार होके भी आना पड़ा, नहा के आना पड़ा, साबुन लगाया होगा मैंने, मेरे कपड़ों पे प्रेस कराई होगी, कपड़े खरीदे होंगे। ये थोड़ी कि मैं लोअर और टी शर्ट पहन के क्लास में आ गया, स्लीपर पहन के या लोअर टी शर्ट पहन के। मेंटेनेंस तो कर रहा हूँ ना मैं अपने आप का। तो वो सारी, फिर मेरे को खाना भी खाना होता है, तब तो मैं काम कर पाऊंगा। जैसे हमारे यहाँ जो भी इनकम आती है उस पर सब पे टैक्स नहीं लगता है, खर्चे माइनस करके। इनकम कमाने के लिए खर्च करते हो तो खर्च आपने कितना किया है वो हटाना पड़ेगा, उसके बाद जो इनकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। तो जो बात आप बिजनेस फर्म के लिए कर रहे हो इस तरह से, तो एक आदमी पे भी तो वही बात लागू होगी। इसलिए ये छूट की सीमाएं बनी हुई है मतलब। और दूसरे पक्ष भी हैं कि एक आदमी बेसिक लेवल पे फाइट कर रहा है, आप उससे टैक्स ले रहे हो। मतलब किसी ने 10,000 कमाए तो उससे भी टैक्स ले रहे हो। अरे एक मिनिमम लेवल जिसपे एक आदमी जिंदा रहता है वो तो टैक्स से बाहर करो। इसलिए छूट की सीमा बनी हुई है। लेकिन ये बढ़ती रहनी चाहिए इन्फ्लेशन के हिसाब से। अगर 5 साल में कुल मिला के मान लो 10% इन्फ्लेशन आ गया, तो आप इसको 10% बढ़ाओ, तो 2.5 लाख की जगह 2.25 लाख या जो भी है 3 लाख, ऐसे इसको ऊपर ले जाना चाहिए। होता क्या है कि जब ऊपर नहीं ले जाते हैं उसको, लेकिन आदमी तो अपनी इनकम ऊपर ले जाएगा, क्योंकि उसको जिंदा रहना है। आज आपको वही रोटी से के साथ क्या समझौता आप कर सकते हो? और 4-5 साल की पीरियड में रोटी खाना कौन आदमी कम करता है? मतलब वो तो 4-5 साल की पीरियड में अगर कोई आदमी 5 चपाती खाता है तो वो 5 खाता है, जब तक कि उसे कोई बीमारी ना हो जाए। और 5 साल की पीरियड में उसकी भूख कोई बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है। मतलब 5 साल ठीक ठाक पीरियड है। बदलेगी उसकी भूख, कम होगी तो 5 साल बाद या 6-7 साल बाद कम हो सकती है। मेरे पिताजी तो उनको बहुत ये था, मतलब खूब अच्छा खाते थे मेरे फादर। दुबले पतले थे लेकिन उनकी फूड इंटेक बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो स्कूल भी जाते थे पैदल पढ़ाने,
पढ़ाने जाते थे, मतलब 16 किलोमीटर। तो मेरे फादर का पेट तो बिल्कुल अंदर गया हुआ था ऐसे, बाद में भी, मतलब जब रिटायर हो गए उसके बाद भी वो ऐसे ही थे। तो अच्छी भूख थी उनके, तो बुढ़ापे से भूख का कोई कनेक्शन ही नहीं लगा मुझे तो इतनी इतनी एज गैप में भी कोई की खाने पीने की प्रवृत्ति। अब कोई 3 कप चाय पी रहा है तो पिएगा ना 3 कप चाय, उसकी आदत है। भूख में जितना खाना उसको खाना ही है। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन आएगी तो उस आदमी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रोटियां उतनी है लेकिन पैसे ज्यादा लग रहे हैं। अब मान लीजिए उसने इनकम बढ़ा दी, तो जितनी इनकम बढ़ाई वो तो इनकम टैक्स के दायरे में चला गया, जैसे कि 2.5 लाख आप कह रहे हो। थोड़ी देर के लिए आप ये मानो कि उसने अपनी इनकम, वो इसी पे चल रहा है। अब महंगाई बढ़ी तो उसने अपनी इनकम 3 लाख कर दी, मान लो ऐसे। 3 लाख इनकम करने पर उसकी जीवन में चेंज नहीं हुआ है, वो वहीं का वहीं, लेकिन ज्यादा महंगाई होने की वजह से उसको 3 लाख करना पड़ा। रोटियां उतनी खा रहा है, मतलब भौतिक रूप में जो वो कर रहा था वो उतना ही है, लेकिन वो 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा कमाए, सरकार ने छूट की सीमा को चेंज नहीं किया, तो वो 50,000 वाली इनकम इनकम टैक्स ब्रैकेट में चली गई। इसको कहते हैं फिस्कल ड्रैग, मतलब राजकोषीय कर्षण, एक वर्ड होता है। इनका भरोसा नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो बात कोई आ जाती है तो मैं फिर बात करता हूँ, इसी से क्लास कंप्लीट होती है। मतलब पता लगा कि ये पीटी में गए और ये सामने पढ़ा हुआ आपके, और ये मैं पीटी में पढ़ाता ही नहीं हूँ इसको, मतलब कभी पढ़ाता नहीं हूँ। पुरानी बातें होगी तो इनको नहीं हम लोग लेते हैं, तो एक संदर्भ आ गया तो आपको बता दिया। फिस्कल ड्रैग में क्या होता है कि छूट की सीमाएं बढ़ाई नहीं जाती, महंगाई के कारण लोगों की इनकम बढ़ती है, वो मतलब कोशिश करते हैं बढ़ाने की, और बेवजह टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में सुधार कब माना जाएगा? जब उसको इतनी ज़्यादा इनकम कमा ली कि पहले की तुलना में ज़्यादा सामान खरीद पा रहा है। सामान तो उतने ही है और पैसा ज़्यादा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सरकारी कर्मचारी, 5 साल से वो बेचारे, और हर साल डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, तो महंगाई भत्ते से उनकी इनकम नहीं बढ़ रही, महंगाई भत्ते से उनकी इनकम बढ़ रही है। और आप किसी को, उनको ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है मेरे को नहीं पता है, कि वो इतनी बारीकी से हमारी बात को समझ पा रहे हैं या उनके दिमाग में पहले से ये बात चल रही जो मैं क्लास में बता रहा हूँ। वो वही है, वो सरकारी कर्मचारी की जिंदगी में कभी चेंज नहीं होता है। जो इंक्रीमेंट लगते हैं वही लगते हैं, बस उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो भी उस बेचारा वेट ही करता रहता है कि अब लगेंगे अब लगेंगे। और बाकी जो सैलरी बढ़ती है तो वो बस दिखने में लगता है कि बढ़ रही है, महंगाई भत्ता मिल गया है और ये। हाँ, महंगाई भत्ते का फायदा उस सरकारी कर्मचारी को है जो गांव में रहता है, क्योंकि जब महंगाई भत्ता सबका तो एक ही जैसा बढ़ता है। ये थोड़ी कि गांव वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अलग होगा और शहर वालों का लोग अलग होगा, ऐसा होता है क्या? तो गांव में क्या होता है कि जैसे घर में गाय भैंस है, घर का गेहूं वगैरह है, रेंट देना ही नहीं है, और उस पास की स्कूल में पोस्टिंग करा ली, साइकिल से जाना है, पेट्रोल डीजल चाहे जहाँ चले जाए, उसको कोई मतलब ही नहीं हो साइकिल लेके चलाए। मेरे पिताजी तो साइकिल भी नहीं खरीदे, वो पैदल ही जाते थे। उनका तो खर्चा और जीरो पे चला गया मेरे पिताजी का। अब महंगाई भत्ता जो बढ़ता है तो गांव वाले कर्मचारियों का भी बढ़ता है और शहर वालों का भी बढ़ता है, लेकिन गांव वालों को फायदा हो जाता है इस चक्कर में, क्योंकि गांव वाले घर का सामान यूज कर रहे हैं और महंगाई की मार झेलने की नौबत उनको कभी कभार ही आती है। मसाले घर में कूट के बना लेते हैं और सारा
पहले तो महिलाएं वो आटा भी घर पे, मेरी माताजी वगैरह सुबह सुबह 4 बजे उठ के और लोक देवताओं के गीत गा रही है और घंटी चला रही। एक थप्पड़ कस के लगा दे तो वही चक्कर खा के गिर जाए, इतनी मजबूत मेरी माताजी थी कि 3 राउंड खा के नीचे गिर जाए, इतना। और पिताजी मेरे बुढ़ापे मेरा हाथ पकड़, मतलब मैं उनके हाथ को ऐसे भी नहीं हिला पाया, और वो पैरालिसिस में थे। और अली मियाँ और हम दोनों उनको स्नान कराते थे और इस तरह से, तो अली कहता था भैया यार बाबूजी बहुत मजबूत हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं आते हैं। मतलब तो अली तो थोड़ा सा ताकतवर है, क्योंकि वो ड्राइवर वगैरह इस तरह के मिस्त्री इस तरह का काम करता है, और खेती और मजदूरी सब की हुई है उसने, तो वो तो ताकतवर है। हम लोग तो उनको हिला भी नहीं पाते थे। तो ये जो खेती का काम और ये सब, जितना आप देखो महंगाई की मार को उतना ही झेलोगे जितना आप इकोनॉमी से, दोनों बातें हैं, इकोनॉमी से जुड़ने में फायदा भी है फिर नुकसान भी है। तो वो तो नुकसान होते रहते हैं उनसे, मतलब हम तो जुड़े रहे हैं इकोनॉमी के साथ, तब सही है। ये बातें समझ आ रही है या हम ऐसे टाइम खराब कर रहे हैं? फिजिकल ड्रैग क्या सिचुएशन है? अब ये जितने सरकारी कर्मचारी मान ली गांव के नहीं है, नॉर्मल टाइप के कस्बों में रहते हैं, हर चीज ये मार्केट से लेते हैं। इनका गाय भैंस भी कुछ नहीं है इनके पास, दूध भी मार्केट से लाते हैं, फल सब्जी सब मार्केट से लेते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल डलवाते हैं। अब इनकी महंगाई बता, इनको देख के इनकी इनकम बढ़ रही है और ये टैक्स ज्यादा दे रहे हैं और है वहीं के वहीं, तो इनके साथ अन्याय हो रहा है। इसको हम कहते हैं फिस्कल ड्रैग। इसलिए इन्फ्लेशन कभी कभी, और आपको बता दूं मैं, अभी जो जीएसटी कलेक्शन आया वो बढ़ा हुआ आया, अच्छा खासा बढ़ा हुआ आया, जिसमें एक कारण क्या बताया गया, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया, क्योंकि जीएसटी की रेट तो जो है वो है चाहे 5%, 12%, 18%, 28%, परसेंट तो वही है ना। अगर मैं यहाँ की फीस बढ़ा दूं तो 18% के हिसाब से हमें ज्यादा टैक्स लिखना पड़ेगा ना उसमें, तो मैं जेब में थोड़ी रखूंगा, वो तो मेरे को गवर्नमेंट को देना है। अगर रामेश्वर फीस को बढ़ाता है और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाता है तो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू आएगा। जो ऐसे पड़ेगा सिलेक्शन उसी का होना है, पीटी में वही पास होगा, नहीं तो पंखे गिनने पड़ेंगे किस रफ्तार से चल रहे हैं, क्योंकि पेपर तो ऊपर से निकल गया। किस रफ्तार से पंखे चल रहे हैं यही, क्योंकि अब पेपर तो हो नहीं रहा, बैठे रहो, वो पहले छोड़ेगा नहीं। तो कह रहा भाई टाइम पूरा होने पे ही यहाँ से छुट्टी मिलेगी, कि कुछ करो ना, इसमें खाली क्यों बैठे हुए हो। चलो ज्यादा हो जाएगा इसमें, चल तो कोई भी बजट जेंडर को न्यूट्रल सोच के ही प्रस्तुत होता है, ये बात क्लियर हो चुकी है। मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया फिर भी, अर्थात बजट किसी लिंग विशेष को आधार बनाकर तैयार नहीं किया जाता, इसका निहितार्थ, कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, मैं इसलिए लिखता हूँ बोर्ड, ताकि आपको भी समझ में आए। जैसे गांधी जी कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, ऐसा कहते थे, वैसे मैं कह रहा हूँ मेरा लेखन ही मेरा संदेश है, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। इसका निहितार्थ यह नहीं है कि पुरुषों और महिलाओं को बजट एक समान रूप से प्रभावित करे। इसका अर्थ ये नहीं, बस आपने बजट तो समान रूप से प्रस्तुत किया लेकिन उसका प्रभाव समान रहेगा, ये निहितार्थ इससे निकाला नहीं जा सकता। भारत समेत दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में ये पाया गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष बजट का अधिक लाभ उठाने की संभावना रखते हैं। कितना बढ़िया। अब मैंने ऐसा घुमाया इसको यहाँ पर कि भारत समेत दुनिया के अधिकांश, मतलब दुनिया को भी घसीट लिया इसके अंदर। मेरा आधार क्या बना, ऑस्ट्रेलिया। ये मुद्दा भारत का ही नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, ये मुद्दा पूरे वर्ल्ड का है, इसलिए मैंने इसको ग्लोबल बनाया, भारत समेत दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों। नहीं तो जेंडर बस्टिंग की बात क्या हम ही अनोखे रूप से कर रहे हैं?
और इसकी शुरुआत भारत से नहीं हुई, इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित समाजों से हुई। तो जेंडर बस्टिंग एक्सक्लूसिवली भारत का मुद्दा नहीं है। तो आपके लेखन में झलकना चाहिए ना, ये लेखन का तरीका होता है। और भारत को मुख्य रखा मैंने, भारत समेत। ये पाया गया कि महिलाओं की तुलना में पुरुष बजट का अधिक लाभ उठा लेते हैं, ये नहीं लिखा, उठाने की संभावना रखते हैं। आपको किसी भी तरह से वो पेनाल्टी नहीं लगा सकता है। अब फिर मैं भारत को स्पेसिफाई कर रहा हूं, यह स्थिति भारत जैसे राष्ट्रों में घटित होने की अधिक संभावना रखती है जहां पर सामाजिक ढांचा महिलाओं के अधिक विपक्ष में रहता है, सोशल स्ट्रक्चर महिलाओं के अधिक विपक्ष में रहता है, रोकता है ना उनको कि आप बाहर नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे, फलाना नहीं करोगे, घर की जिम्मेदारी रखोगे ध्यान में। और फिर भी आपके घर वाले भी कुछ नहीं कह रहे हैं, तो पड़ोसी कह रहे हैं कि बताइए ये महिलाएं कमा रही है बेटे हुए। ऐसा भारत का सामाजिक ढांचा। ऐसी अवस्था में ये जानना आवश्यक है कि बजट के कुल खर्च का कितना भाग ऐसा है जिससे महिलाएं मुख्य रूप से जुड़ी है। क्योंकि आप चारवाक यहाँ पे सही साबित हो रहे हैं। चारवाक कहते थे कि अनुमान ज्ञान का सोर्स है। तो अगर आप मतलब न्याय दर्शन कहता था ये बात कि अनुमान ज्ञान का सोर्स है, तो आपने धुआं देखा तो आग का अनुमान लगा लो, और किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई और गाड़ी नजर नहीं आई, तो आप हॉर्न से अनुमान लगाओ कि शायद गाड़ी दिखती है, मेरे को साइड में हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन चारवाक कहते हैं कि जब तक गाड़ी दिखे नहीं तब तक साइड में नहीं होना। वो ये कह रहे, क्या पता कोई शरारती बच्चा भोंपू बजा रहा हो यूं ही, और हम ऐसे चौकन्ने होके। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि चारवाक फिर कहेगा भाई गाड़ी जो दिख रही है इसका भी पता नहीं, जब तक टक्कर नहीं लगेगी तब तक मैं अलग नहीं होऊंगा। लेकिन चारवाक कई मामलों में सही भी हैं, और यहाँ पर भी वो सही साबित हो रहे हैं कि बजट को समान रूप से प्रस्तुत करने के आधार पर ये अनुमान मत लगाओ कि महिलाएं और पुरुष समान रूप से लाभान्वित हो जाएंगे या हो रहे हैं, राइट। तो फिर आप क्या करो, तो आप वो खर्चे निकालो। हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम वो खर्चे निकालो आप जो हमें पता लग जाए कि हाँ ये तो महिलाओं के नाम ही है, ये महिलाओं के नाम ही है। जैसे कि आयरन की गोलियां, तो आयरन की गोलियां क्या पुरुष खाते हैं? मतलब मान लो घर के अंदर आयरन की गोलियां एक महिला को डिस्पेंसरी से लेके आई है, उनको ब्लड की कमी रहती है ना, हीमोग्लोबिन की कमी से बहुत ज्यादा महिलाएं, मतलब 50% के आसपास रेशियो में बताऊंगा आपको ओरिजिनल वाला। बच्चे भी इससे बहुत पीड़ित हैं इंडिया में, और महिलाएं भी। तो आयरन की गोलियां महिलाओं को दी जाती है मुख्य रूप से। तो ये बात समझ में आती है कि आयरन की इस तरह की चीजों पे जो खर्चा है ये पूर्ण रूप से महिलाओं से जुड़ा हुआ है। उज्ज्वला वाली जो योजना है गैस की, कि महिलाएं गैस पे काम करती है, और नहीं तो उनको चूल्हे पर काम करना पड़ेगा। ऐसे वाले खर्चे निकालो जो महिलाओं, हाँ हमें पता लग जाए कि हाँ ये तो महिलाओं पर ही जाएगा। बजट भले ही समान रूप से प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन महिलाएं इनसे जुड़ेगी, राइट। इसलिए ये, क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ पर कि बजट न्यूट्रल है तो उसका फायदा महिलाओं को न्यूट्रल रूप से मिलेगा। एक एक कनेक्टिविटी वाला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है। जैसे अंडमान निकोबार में जो ट्राइबल्स रहते होंगे, लक्षद्वीप वगैरह में जो रहते होंगे, ये ट्राइबल्स क्यों नहीं वैसे वैसे अनडेवलप्ड जैसे हैं। क्या हमारी भारत सरकार ने बजट रोक रखा है उनके लिए? लेकिन नेशनल हाईवे टापू पे तो नहीं पहुंचा सकते हैं ना, उनको आना पड़ेगा ना नेशनल हाईवे पे। जो भी है बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, ये सब एक मेनलैंड में रहती है
कनेक्टिविटी और बहुत सारे पक्ष रहते हैं जिसके हिसाब से उनको उधर आना होगा। बहुत सारी चीजें हैं, कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो वहाँ आइलैंड में जाके थोड़ी खुलेगा, वो तो इधर ही रहेगा। तो वो जुड़ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से बजट का लाभ उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है जो हम चाहते हैं कि पहुंचे। इसलिए हमारे दिमाग में रहता है नॉर्थ ईस्ट साइड है जैसे, तो क्यों हम स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाते हैं उनके लिए, उसका आधार क्या है? और उत्तराखंड जो अलग स्टेट बना यूपी से, उसका क्या आधार है? सारी बातें मूल में तो यही है। अब उत्तर प्रदेश जो, अगर उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश है जैसा कि था पहले, तो राजनीति क्या करती है कि जहां पर मतलब वोट बैंक है वहां पे खर्च करेगी ज्यादा। अब वोट डिपेंड करता है जनसंख्या पर, और जनसंख्या ज्यादा कहाँ होती है? मैदानी क्षेत्रों में। तो सरकार का ध्यान किस तरफ रहेगा? मैदानी क्षेत्रों की तरफ, और पहाड़ को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे एक चीज बताओ यार, पहाड़ पे क्या खर्चा, कितने कितने लोग रहते हैं वहां पे, हमारी वोट पे क्या फर्क आएगा पहाड़ों पे? तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, तभी छोड़ दो उनको, ऐसे ही रहने दो। इधर जरूरी है, पहले इलेक्शन नजदीक आ रहा है, इधर जरूरी है। सारे लोग तो इधर ही रहता है, तो इनको हम खुश करेंगे जब तो हमारी सरकार बनेगी, कि पहाड़ी लोगों को खुश करने से हमारी सरकार बन जाएगी। तो उधर उनका ध्यान ही नहीं, तो अनडेवलप्ड रहेंगे वो। मुझे उत्तराखंड की स्टेटहुड मतलब बहुत पसंद आई, मतलब कि मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है, मैं इसके आंदोलन में और इसके उसमें नहीं गया, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसको एनालाइज किया, तो मैंने कहा हाँ, इस तरह से अगर राज्य अलग बने तो चलेगा। अब उत्तराखंड अलग स्टेट है, तो अब फाइनेंस कमीशन वगैरह के हिसाब से स्टेट के हिसाब से मिलता है, तो उसको उसका मिल रहा है, तो वो अपना हिसाब से देखेगा। उसमें भी हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इस तरह के जो इलाके हैं जो मैदानी, उसमें आ जाते हैं फिर से। तो अब उधम सिंह नगर वगैरह को यूपी में डाल देना चाहिए था, या तो ये हो सकता था। और बाकी ये, लेकिन थोड़े बहुत भी मैदानी क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र के साथ नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। थोड़े बहुत डेवलपमेंट करने हैं तो आपको मैदानी क्षेत्र चाहिए होता है फैक्ट्रीज वगैरह के लिए। अब सारे मैदान ही हटा दिया, जैसे घर के आगे आंगन होता है, तो एक स्टेट के आगे भी तो एक फ्लैट जगह होनी चाहिए जहां पर वो कुछ कर सकता है। इस तरह की बातें, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है संख्या में, ये स्टेटहुड की ये वजह बनती है। तो कहीं ना कहीं कई सारे डायमेंशन आ जाते हैं, इसलिए हम जब बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं तब हम ये इस तरह की मुद्दों की बात करते हैं कि जेंडर को लेके आपकी खर्च कितनी है, हमें ये बताओ। ये पूरा सीन आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब जो मैं अलग अलग एग्जाम्पल से आपको दे रहा हूँ। अब आप पैराग्राफ बदलिए और लिखिए उपर्युक्त के अलावा कोमा लगाइए। ये देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में निवेश, महिलाओं में निवेश, इन्वेस्टमेंट, निवेश की SRR सोशल रेट ऑफ रिटर्न
एसआरआर अधिक होती है। दूसरे शब्दों में महिलाओं के विकास महिलाओं में विकास के लिए किया गया निवेश पुरुषों की तुलना में अधिक सामाजिक प्रतिफल देता है। एक स्टूडेंट हमारे यहाँ 200 में से 160 नंबर ले आए निबंध में, ये चीज़ों का यूज कर लिया इधर उधर। उन्होंने कहा भी था पब्लिकली। एक सुरेश कुमार थे IITN, वो 160 नंबर ले, इंजीनियर था, फर्स्ट अटेम्प्ट में लिख के गए। वो तो हमने डिस्प्ले नहीं कर रखा, लिखा हुआ है पेपर कि मैंने ये सर के यहाँ पढ़ाई की और इसमें मेरे जो भी मेरे को बाकी फ़ायदे मिले, लेकिन निबंध में मेरे को बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट आया। अब इसमें क्या है कि एक नैतिकता होती है, एक व्यवहार होता है। नैतिकता में तो आपका मन कहता है कि भाई महिलाओं का भी विकास होना चाहिए, आप एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और उस हिसाब से आपको लगता है। एक तो ग्राउंड हमने ऊपर उठा लिया है कि भाई बजट न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका प्रभाव सब पर समान रूप से नहीं पड़ता इस तरह से। अब यहाँ हम कुछ व्यवहारिक पक्ष उठा रहे हैं कि यहाँ सवाल नैतिकता का नहीं है। समाज को लाभ के हिसाब से भी देखो अगर, तो आप 100 रुपये पुरुष पे खर्च करते हो और 100 रुपये महिला पर खर्च करते हो, मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ या इस तरह की चीज़ों, प्रशिक्षण। तो महिलाओं पर जो खर्च करोगे तो उसका समाज को ज़्यादा फायदा मिलेगा पुरुषों की तुलना में। ऐसे अनुसंधान है जो इस बात को। अब महिला, आपने ये तो बहुत नोटिस किया होगा कि बहुत बड़ा ये है वो बात कि अगर महिला घर में पढ़ी लिखी नहीं है, चाहे आप पढ़े लिखे हो लेकिन आपकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, या कोई भी माँ वगैरह को, मतलब जिनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसका असर किड्स पे आता है, बच्चों पे आता है उसका असर। क्योंकि वो बच्चा घर में रहता है, बड़ा भी माँ की गोद में ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं वो माता की जो एजुकेशन है उस बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और कुछ महिलाएं हैं जैसे मान लीजिए बहुत फास्ट इंग्लिश बोलती है, बहुत अच्छा उनका है, तो उनके बच्चे अच्छे ग्रो कर जाते हैं क्योंकि वो बार बार उसको सिखाती रहती है, साथ में रहता है, इंग्लिश में बोलती है। पिताजी के साथ एक बच्चा कितना समय बिताता होगा, क्योंकि वो तो काम करता है, बाहर जाता है, बिजी रहता है। और पुरुषों का एटीट्यूड भी थोड़ा सा अलग ही रहता है, प्यार की भाषा कभी कभार ही हुई बाकी तो सीधा ही उठा के बच्चे को पीट दिया भाई वो महिला में तो पेशेंस होता है कि कपड़ों पे उसने टॉयलेट भी कर दिया तो वो कुछ नहीं कहेगी। तो इस तरह से महिलाएं, और फिर थोड़ा ध्यान भी रखती है। आप वो कुरकुरे बच्चा मांग लिया तो पिता दिलवा देगा उसको, माँ नहीं दिलवाएगी। वहां सख्त हो जाती है कि भाई ये इसकी आदत बिगाड़ रहे हो आप, और ये चीजें सही नहीं है, वापस करो पैकेट अभी का, ऐसे करके बोले तो बच्चे। और इसीलिए महिला और बाल विकास, ये विभाग या कोई भी चीज, महिला और बाल विकास, और पंडित नेहरू कहते हैं मेरा भगवान बालकों में। और मेरा भगवान क्या, किसी देश का भगवान ही बालकों में है। बालक सही नहीं रहा तो आगे क्या होगा किसी भी देश का। संस्कार वाला बालक नहीं है, अनुशासन वाला बालक नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है,
ओबीडियंट होना भी तो प्रशासन के लिए भी उतना ही जरूरी है कि कोई अधिकारी ये सुन ही नहीं रहा है, क्या लिखवा लो कलेक्टर से, क्या हो जाएगा इसमें, नहीं करूंगा। अब वो बात ही नहीं समझ रहा है कि ये करना चाहिए था उसे, लेकिन जिद पे अड़ गया, रिएक्टिव हो गया। मतलब अब उस प्रशासनिक अधिकारी को भी झेलना बहुत मुश्किल है। अब साथ में और सुना रहा है कि मैंने मेरी माँ बाप की नहीं सुनी तो तुम्हारी क्यों सुनूं। बहुत बढ़िया, माँ बाप की नहीं सुनी इसीलिए हम झेल रहे हैं आपको। तो ये देश का सामाजिक आर्थिक विकास बहुत बड़ी सीमा तक गहराई में मनन करोगे आप, कोई बातें समझा ही नहीं जा सकती कई बार, तो आपको समझ आ जाएगा कि महिला का डेवलपमेंट कैसे समाज को लाभान्वित करता है। ये भी पाया गया है कि महिलाओं को सोशल वाले मिनिस्ट्रीज दे दो, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री पकड़ा दो, और स्वास्थ्य वाला दे दो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दे दो, मेरे हिसाब से तो उनको वित्त मंत्रालय दे दो। मतलब मेरे को लगता है कि इसीलिए दे रखा दिखता है इनको सीतारमन जी, क्योंकि बजट महिलाएं बहुत बढ़िया बनाती है, मतलब घर का बजट महिलाएं बहुत बढ़िया चलाती है। सोशल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, अब सामाजिक प्रतिफल मापे नहीं जाते हैं। बैंक में एफडी कराते हो 5%, 6% है। सोशल रिटर्न का मतलब क्या है समझना पड़ेगा। रिटर्न का मतलब क्या होता है? प्रतिफल। जैसे इस एफडी पे, 5 साल की एफडी पे रिटर्न किया है का मतलब क्या, ब्याज मिलेगा। समाज के लाभों को मैथमेटिक्स कहते हो क्या आप? क्या समाज मैथमेटिक्स है? नहीं है, मैथमेटिक्स से मापी जा सकती, लेकिन समझा तो जा सकता है ना इस बात को, तो भाषा है एक, सोशल रेट ऑफ रिटर्न। पैराग्राफ चेंज करें। क्रिस्टिन लेगार्ड द्वारा दो 2018 में एक महिला साथी के साथ, एक महिला साथी के साथ किए गए अनुसंधान में ये पाया गया कि यदि महिलाओं की LFPR का फुल फॉर्म बाद में करेंगे, यदि महिलाओं की LFPR पुरुषों की LFPR के बराबर हो जाए तो कई राष्ट्रों का GDP तेज गति से बढ़ने लगेगा। उनके अनुसार
भारत का जीडीपी 27% से बढ़ेगा। इसका फुल फॉर्म करिए और आगे मेंस क्लास में आएगा। इसका मोटे रूप में अर्थ बताऊंगा अभी, तो लेबर फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये श्रम बल भागीदारी की दर होती है। ये श्रम बल में भागीदारी महिलाओं की ये जो दर है वो इंडिया में काफ़ी कम है पुरुषों की एवज में। और कुछ नहीं कह रही है वो ये कह रही है कि बराबर कर दो, बस पुरुषों के बराबर कर दो, तो आपका जीडीपी 27% से बढ़ जाएगा। 147 लाख करोड़ रुपए का है अभी। 18 में रिसर्च आया था तो उन दिनों मतलब 135-137 लाख करोड़ के आसपास रहा होगा। तो ये तो कभी भी है, आज करोगे आज वैसा ही रहेगा। वो कोई किसी टाइम को फिक्स करके थोड़ी बोला उन्होंने। उन कई राष्ट्रों के नाम लिए, टर्की वगैरह बहुत सारे। तो हमें सबसे तो मतलब नहीं है, अपने भारत के लिए क्या बोला हो आपको बता दिया मैंने। और भारत में मुद्दा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं की पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। भागीदारी नहीं कर रही है मतलब लेबर फोर्स में। बहुत सारे पॉजिटिव कारण भी है कि वो लेबर फोर्स में नहीं आ रही है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव कारणों में एक कारण है कि महिलाएं कह रही कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं, एजुकेशन। कुछ महिलाओं से पूछा गया कि भाई आप मतलब काम नहीं कर रहे हो, मतलब और काम करने की उम्र के हो, तो इसके पीछे कोई सामाजिक कारण है क्या, मतलब किसी परिवार वाले ने मना कर रखा है या क्या है। तो बोले नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, मेरे को पढ़ाई करनी है, अभी हम एमए करेंगे, नेट जेआरएफ करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे। तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है इस वजह से। मनरेगा का इनकम इफेक्ट भी देखा गया, और ये थ्योरीज हैं कि परिवार की इनकम बढ़ती है तो महिलाएं लेबर फोर्स से बाहर हो जाती हैं। जैसे महिला कह रही है अब हमें क्या करना है, ये कमाते हैं बहुत बढ़िया, तो हमें क्या करना है, छोड़ दिया काम। तो मनरेगा से जो इनकम बढ़ी गाँवों के अंदर, तो उससे भी एक फर्क है। हालांकि वर्ल्ड बैंक इस व्याख्या को नहीं मानता है। हमारी सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी जब वर्ल्ड बैंक ने ये बात कही कि भारत में महिलाओं की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कुछ ज़्यादा ही कम है। और एक पीरियड उठाया उन्होंने, कहा कि लगातार न सिर्फ कम है बल्कि डिक्लाइनिंग है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से अच्छा नहीं है, उनका ये कहना था। तो भारत सरकार ने कहा कि आलोचना करने से पहले रिसर्च कर लिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, ये तो मानते हो ना कि आप ही के डेटा उठाए हमने, तो हमारे डेटा भी नहीं थे। आप ही के इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट उठा के हमने कहा कि डिक्लाइनिंग है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो गई। तो भारत सरकार ने कहा कि दिक्कत इसलिए है कि अच्छी चीज़ को भी आप खराब बता रहे हो। जैसे कि हमारे यहाँ मनरेगा से मतलब महिला मतलब गाँव का विकास हुआ, इनकम बढ़ रही है, तो महिलाएं काम नहीं कर रही है, इसमें गलत क्या है। दूसरा, हमारे यहाँ युवा महिलाएं कह रही है कि हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसमें गलत क्या है। एक बहस थी मतलब, जिसमें अभी हमें नहीं पढ़ना, आगे आएगा इसका नंबर तब देखेंगे हम। लेकिन क्रिस्टिन लेगार्डे जो आईएमएफ की अध्यक्षा रही हैं, वो और उनके साथ एक महिला और थी, दोनों ने मिलके एक अनुसंधान किया और उन्होंने ये बताया, राइट। तो इसका मतलब हमें दो आर्ग्यूमेंट दूसरे भी मिल गए कि जेंडर बजटिंग को लेकर हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए। सवाल समावेशी विकास का नहीं है, सवाल ये भी है कि व्यवहारिक रूप से भी महिलाएं देश के लिए अच्छी होती है, और उनका डेवलपमेंट पता लगाने के लिए
हमें उनके खर्च को समझना पड़ेगा कि खर्च कहीं कम तो नहीं हो रहा है, और अगर है तो ये आगे के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सोशल रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा है। और प्लस बाकी रिसर्च भी कह रहे हैं कि अगर महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ने में एक कारक ये भी होता है कि आप स्किल्ड कितने हैं। अब मान लीजिए आप में स्किल नहीं है तो पार्टिसिपेशन क्या करोगे, ये भी तो एक हो जाता है। तो हम उनका डेवलपमेंट करके शिक्षा वगैरह, स्वास्थ्य, फिर स्किल करके ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम उन पे खर्च कितना कर रहे हैं, उसका अलग से पता लगाना पड़ेगा। राइट, पैराग्राफ चेंज करिए इस प्रकार। उपर्युक्त आधारों पर जेंडर बस्टिंग की आवश्यकता को प्रकट किया जा सकता है। ये आवश्यकता होगी। अब इसमें क्या है, मतलब पेपर सोल्व हो रहे हैं आपके अपने आप ही। अब आप देख लो कि आप, भाई ये तो मेरे को तो विस्तार देना पड़ेगा ना, नहीं तो नोट्स कैसे बनेगा। आपको छोटा लिखना तो छोटा कर दो इसे अपने तरीके से। अब आखिरी हेडिंग लगाइए इसके लिए। प्रस्तावना पहला था, दूसरा आवश्यकता, तीसरा लिखिए भारत में स्थिति। देखिए भारत में प्रतिवर्ष संसद के समक्ष, संसद संसद के समक्ष एक जेंडर बजट स्टेटमेंट, जीबीएस, जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है। पूर्ण विराम लगाइए। यह वक्तव्य यह वक्तव्य दो भागों में विभाजित होता है। डैश लगाइए। डैश लगाने के उपरांत नीचे लिखिए पार्ट ए, बीच में है ना।
इससे दो पार्ट होते हैं। इसी से पता लग जाना चाहिए कि मुख्य रूप 100% तो एक्सक्लूसिव ही हो गया उनके लिए, और बाकी जो भी कुछ स्कीमें उनको छांटनी पड़ेगी, जिसका 30% पार्ट उनको लगता है कि ये महिलाओं को प्रभावित करेगा, 1/3 के आसपास ये महिलाओं को जाएगा, वो पार्ट 2 में चले जाते हैं। इससे छोटे स्तर के चीज़ों को इसमें नहीं डाला जाएगा। तो इससे ये पता लग रहा है कि मेजर ऐसी कौन सी चीज़ें और स्कीमें हैं जो महिलाओं को मतलब टारगेट कर रही है। पैराग्राफ चेंज करिए। ये ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2011 में बजटीय खर्च का लगभग 6% भाग जेंडर बस्टिंग से जुड़ा हुआ था। लेकिन वर्तमान में ये अनुपात कम होकर 4% के आसपास आ गया है। जो कि चिंता का एक विषय है। भारत में इस अनुपात को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। भारत में इस अनुपात को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। तो हम एब्सोल्यूट राशि की बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उसको मैंने वेरीफाई नहीं किया, कितना रिसर्च करें, और उसका फायदा भी नहीं है। आपको तो मुद्दा उठाना है, तो मुद्दा उठाने का तरीका पता होना चाहिए। सेंसिटाइज करना किसी मैटर को, वो किस आंकड़े से होगा, वो तरीका अपनाना होता है। तो प्रोपोर्शन को देखते हो आप, वो डिक्लाइनिंग है। एब्सोल्यूट अमाउंट्स का मैटर नहीं है यहाँ। आप जितने भी बजट बनाते हो उसका प्रोपोर्शन तो मेंटेन रखो। इस बात में क्या तुक है कि बजट की साइज ही बड़ी होगी तो प्रोपोर्शन छोटा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। हर जगह अनुपात एक एक राज्य में किलोमीटर में कितने वन है, इसको कौन पूछता है? सब प्रोपोर्शन देखते हैं कि राज्य का कुल क्षेत्रफल। अभी तो छोटा राज्य है कोई सिक्किम, कोई इस तरह का, तो उसके तो किलोमीटर कभी बनेंगे ही नहीं। वो तो खुद ही छोटा है, तो पूरे राज्य को पेड़ों से ढक देगा, तब भी वो उस राज्य से पीछे रहेगा, राजस्थान जैसे राज्यों से जो सबसे बड़े हैं, और उनका छोटा प्रोपोर्शन के हिसाब से जो किलोमीटर बनेंगे वो फिर भी ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब सिक्किम के जितने भी, पूरे राज्य को ढकने के बाद भी जो एरिया आएगा वो छोटे प्रोपोर्शन राजस्थान का होगा प्रोपोर्शन के रूप में। उससे जो किलोमीटर बनेंगे वो राजस्थान के ज़्यादा निकल आएंगे। तो ऐसे नहीं देखा जाता है कि किलोमीटर कितना है, मतलब सही तरीका तो प्रोपोर्शन है कि भाई हमारे हमारे को जितना एरिया मिला उसी में तो हम काम करेंगे।
कि किसी दूसरे स्टेट में ट्री प्लांट कर देंगे। तो एब्सोल्यूट फिगर से मतलब नहीं होता है, जैसे कि एक देश की एब्सोल्यूट राष्ट्रीय आय से कोई मतलब नहीं होता है। ये भी देखना होगा कि जनसंख्या कितनी है। अब आपकी जीडीपी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या उससे भी ज्यादा हो रही है या उसके आसपास हो रही है, तो देश का आर्थिक कल्याण मतलब कमजोरी रहेगा। तो यहाँ पर वही बात है कि प्रतिशत गिर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उसको बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। जैसा 4 है तो 4 को बढ़ा के 6 तक तो लाओ। जेंडर बजट भी बना रहे हो, फिर उसकी प्रोपोर्शन भी गिरा रहे हो, तो ये सही नहीं है। ये हो गया जेंडर बस्टिंग। तो हमने स्टेटस बता दिया आपको, जरूरत बता दी, भूमिका बता दी, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं इसमें। तो इसके साथ ही ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे, जो बाकी के टॉपिक इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो आपका ओवरऑल इस पे कोई भी सवाल आता है आराम से कर पाओगे आप। अगला अध्याय ले लेते हैं, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स करके।
तो निवेश मॉडल्स पे जाने से पहले हम निवेश का मतलब समझ रहे हैं। ये मॉडल जो पढ़ने वाले हैं वहाँ निवेश का मतलब क्या है। तो निवेश एक उत्पादक खर्च होता है और अर्थव्यवस्था के विकास में दोहरी भूमिका का संचालन करता है। फिर हमने लिखा है कि इसको समझा रहे हैं, जैसे स्पष्ट करना। इसी बात की व्याख्या यहाँ नीचे ये है, जहाँ एक और समग्र मांग को बढ़ाता है। मांग बोलते तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समग्र मांग बोलते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब पूरे देश के बारे में बात कर रहे हो। तो ये देश के लिए मॉडल है, किसी एक बिजनेस फर्म के मॉडल नहीं है। ये जहाँ एक और समग्र मांग को बढ़ाता है तो वही दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करता है। जैसे आप कहते हो आम के आम गुठलियों के दाम, एक सादे सब सदे, एक पत्थर से दो चिड़िया मारना, वो सब चरितार्थ हो रहे हैं यहाँ पे। तो खर्च का खर्च, ऐसा खर्चा जो हमें कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा है। खर्चा कौन सा उत्पादक, अब दुनिया में जितने भी खर्च होते हैं, चाहे उनका नाम कोई भी हो, खर्च की भी जातियां होती है। जैसे निवेश नाम की जाति का खर्च, कि कोई जाति बनाते हो तो उसमें सिमिलर लोगों को रखते होगे ना, तभी जाति बनेगी, कि किसी को किसी में डाल दिया ऐसे। शुरुआत तो ऐसी हुई, बाद में फिर उनमें अंतर आ गया होगा कि भाई ये फलानी जाति के लोग हैं, इनमें ये थोड़े ज़्यादा एडवांस दिख रहे हैं, ये थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, ये पैंट शर्ट पहनते हैं, ये धोती कुर्ता पहनते हैं, ये डिफरेंस है। लेकिन उनकी जो जेनेटिक डेवलपमेंट है, उनका डीएनए वगैरह, ये सब कुछ तो मैच करता होगा ना। एक उनका जो भी वो साइंस के हिसाब से उनकी जो डेटा है, मतलब उनको चेक करोगे तो उनमें मैचिंग रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे की संतति है, तो उनका ब्लड और दूसरा रिलेशन बन रहा है। तो ऐसे जातियों का भी कोई सिस्टम तो रहा ही होगा ना, मतलब इस तरह। तो इस तरह से इधर भी जातियां होती है खर्चों की, प्रकृतियां होती है, मतलब प्रकृति के हिसाब से उसकी जाति बनाई है आपने। अब कोई आदमी संतुष्टि पाने के लिए, उसको बहुत खुशी महसूस हो, उस चीज के लिए जो खर्च करते हैं उसको उपभोग कहते हैं। जैसे क्लास खत्म होने के बाद आप चाय पीने जाते हो, कॉफी पीने जाते हो, थक गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं, तो उस चीज के लिए जो कर रहे हो आप। और ये कपड़े वगैरह खरीदते हो, जूते खरीदते हो, अच्छे के लिए खरीदते हो ना, कि मेरे को अच्छा लगे। इस तरह से ये उपभोग हो गया, ये जाति का खर्चा अलग है। निवेश नाम की जाति जो होती है, उसका आधार ये होता है कि क्या आप जो खर्चे कर रहे हो उससे उत्पादन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी क्या, हम पहले से बेहतर ढंग से उत्पादन कर पाएंगे क्या। जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड पहले नहीं था, हमने अभी लगवाया है, तो ये उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है मेरी, क्योंकि मैं जल्दी से कभी इधर कर देता हूँ, कभी ऊपर ले जाता हूँ, कभी इधर कर देता हूँ। नया पेज लाना हो तो खट से ऐसे नया पेज ले आया, पुराना वापस दिखाना हो। नहीं तो मेरे सामने ऐसे विकल्प नहीं थे जो आज मैं यूज कर रहा हूँ। इस बोर्ड पे काम करते थे तो एक बार डस्टर से मिटा दिया, अब मैं वापस उस लैंग्वेज को रीड करना चाहूँ तो मिट गया। लेकिन इसमें तो मैं ऐसा कर ही सकता हूँ कि ऐसे वापस ऊपर चला गया, ऐसे फिर यहाँ से पढ़ना शुरू किया। तो आपको लैंग्वेज चेक करा रहा हूँ कि कहीं गलती होगी तो उसको निकाल लेंगे, और कोई वर्ड आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ये काम तो क्लास में हो सकता है ना, या बाहर से नोट्स खरीदने पे आपको कैसे मालूम चलेगा कि खर्च पे फोकस करना है कि किस पे फोकस करना है, कहाँ कोमा लगना है, ये लैंग्वेज यहाँ है तो क्यों है। ये तो क्लास में मालूम चलेगा ना, जो एक टीचर खड़ा होके बता रहा है। वो अगर आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दे देता है, आप ये मत, बाहर के नोट्स भी काम करेंगे, वो काम करेंगे, उनमें कोई रबिश थोड़ी लिखा हुआ है, उसमें भी है तो कंटेंट ही। लेकिन वो कंटेंट से आप प्रॉपर जगह नहीं जा पाओगे, समस्या ये है। फायदा क्या हुआ ऐसा स्मार्टनेस दिखाने का, दिखाते हैं लोग लेकिन वो फिर ऐसे ही चलते रहते हैं।
वैल्यू एडिशन मान लो आपको 10 नंबर का मिल गया तो आप तो रैंक सुधार ले, तो आपको फायदा किस चीज में ये देखने की आवश्यकता होती है। लेकिन हम जाके किसको बोले, तो आप जो एडमिशन ले चुका पढ़ रहा है उसको बता रहे हैं, उसको ये समझा रहे हैं कि आपका निर्णय सही है। हमारी कॉमर्स उससे नहीं जुड़ी हुई है। वहाँ लेने वालों को जाके बोलेंगे भाई यहाँ क्यों ले रहे हो, हमारे यहाँ से आके पढ़ो, तब जाके हमें कोई फायदा मिलेगा ना इस बात का। ऐसा मैं इस जीवन में तो कर ही नहीं सकता, कभी संभव ही नहीं है कि मैं कहूँ कि आप हमारे से पढ़ो, हमारे ये करो। कॉमर्शलाइजेशन मेरे को बिल्कुल जीरो लेवल पे पसंद है। मैं तो भगवान ने मेरे को डाल दिया इस फील्ड में तो काम कर रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूट भी मैंने नहीं खोला, ये मेरे को भगवान ने दे दिया, मैंने खोला नहीं इसे, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा था। इसलिए मेरे को बहुत सारे लोग, तो हमारा स्टाफ ही मेरे को वो करके, पहले एक स्टाफ था जो 10 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए, मेरे को पता ही नहीं लगा। वो माननीय अमित जी ने उनको पकड़ा, नहीं तो 10 लाख रुपए और भी पता नहीं कितना डलवा लिया होगा उन्होंने। मैं तो देखता नहीं हूँ, मेरी आदत है, मैं चेक नहीं करता। मुझे ये हिसाब करना, ये थोड़ा मेरे माइंड के हिसाब से मेरे को सही नहीं लगता है, तो मुझे मज़ा नहीं आता। वो दिखाते हैं, मैंने कहा हाँ, देख लिया जाओ ले। वो 10 लाख तो उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर सीधा सीधे ही कर लिया। और ऐसे बच्चे पढ़ने वाले, वो ये नहीं देख रहे हैं कि किस अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं। इंस्टीट्यूट का नाम तो देखो यार, तुम वहाँ पे फोन पे कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, स्टाफ के नाम के अकाउंट में पैसा जा रहा है उसको पता ही नहीं। और वो उन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं आज भी, हमने पैसा नहीं लिया, फिर भी उनको कहा कि भाई आप पढ़ो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्टाफ की वो थी, तो हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। तो उनको ऑनलाइन भी करा रहे हैं, कोई यहाँ आ गया तो उसको भी पढ़ा रहे हैं, पैसा लेके सामने वाला चला गया है आज। तो वो माइंड सेट होता है, तो रोज ही बाहर जाके हिसाब चेक करते हैं ना कि भाई क्या। तो मेरे को ऐसे, ऐसा थोड़ी कि मेरे पास दिमाग नहीं है या मैं ये चेक नहीं कर सकता। तो वो चीज़ तो खैर है नहीं कि हम जाके किसी को कहें, लेकिन आपको कह रहे हैं कि मतलब ये बातों का बहुत फर्क आता है। अब जो भी खर्चे हैं, मैं इस यहाँ पे था, जो भी खर्चे हैं चाहे उनका नाम कोई भी हो, किसी भी जाति के हों, वो मांग पैदा करेंगे, डिमांड पैदा करेंगे। किसी भी तरह का खर्चा करो, उपभोग वाला खर्च करोगे तो भी किसी न किसी को मांग मिलेगी, और निवेश वाला खर्च करोगे तो भी मांग मिलेगी। बस फर्क क्या है, निवेश ऐसा खर्चा है जो कैपेसिटी बढ़ाता है। जैसे हमने ये बोर्ड खरीदा तो हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन ये मैक्स हब नाम की कंपनी का तो डिमांड भी मिली ना इस चीज़ की। उन्होंने बना के रखे होंगे बोर्ड, अगर हम नहीं खरीदते इससे या और लोग नहीं खरीदते तो फिर उनको प्रॉब्लम होती, उनका पैसा खराब हो जाता है, राइट। तो डिमांड तो हुई ना इसकी वजह से। ट्रैक्टर लेते हैं किसान, तो महिंद्रा वगैरह कंपनियां जो भी है उनको डिमांड मिलती है। ये डिजिटल कैमरा मेरे सामने लगा हुआ, ये भी डिमांड, मैंने लिया तो इसकी डिमांड हुई। प्रोजेक्टर लिया तो इसकी डिमांड हुई। तो डिमांड पैदा कर रहा निवेश पे, उपभोग भी। ऐसे वेराइटीज हैं, बट जितने भी खर्च है दुनिया में वो सब मांग पैदा करते हैं। अब रही बात प्रभाव की कि इकोनॉमी में कौन सा खर्च क्या प्रभाव डालता है। एक खर्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा प्रभाव लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, मतलब वो ऐसे ही चले जाते हैं, आते हैं, चले। उपभोग उनमें से एक है, हमने संतुष्टि प्राप्त की, वो चीज निकल गई। लेकिन निवेश क्या करता है कि कैपेसिटी बढ़ा देता है, और वो ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि टिकाऊ वस्तुएं, जैसे कि ये। लेकिन टिकाऊ वस्तुएं तो उपभोग में भी होती है, जैसे घर में टीवी ले आए तो वो भी टिकाऊ है। तो क्या उसके आधार पे हम उसको निवेश कहते हैं? नहीं, क्योंकि वो उत्पादन क्षमता से जुड़ा हुआ नहीं है। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी घर में टीवी लाने से नहीं बढ़ रही है, वो तो उपभोग कर रहे हो आप उसका। उसके उसके सामने किसी को बिठा के दिखा रहे हो और उससे पैसा ले रहे हो, तब वो निवेश होगा। कार है, जैसे आप घर के लिए भी कार खरीदते हैं, तो क्या हम उसको निवेश कह दें? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए है, वो गाड़ी आपकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन उसी गाड़ी को आप ओला उबर से जोड़ दें तो निवेश हो गया।
तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की बढ़ गई। तो जो कंपनियां इन मशीनों को बनाती उनको डिमांड मिल गई और दूसरा कैपेसिटी भी बढ़ गई। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश पे फोकस किया जाता है कि निवेश क्यों बढ़ना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। समझ गए आप मुझे? तो ये प्रस्तावना था। अब इसमें मैं बेसिकली क्या है कि एक मॉडल ज़्यादा पढ़ना है जिसको हेरल्ड डोमर मॉडल कहते हैं, उसी पे यूपीएससी पूछता रहा है, लेकिन एक और मॉडल इसके साथ लूँगा मैं। लेकिन हमारा 90% जो झुकाव है वो पहले वाले मॉडल पे ही रहेगा जिसको मैं हेरल्ड डोमर कह रहा हूँ। तो आप अगला हेडिंग लगाइए। ये तो प्रस्तावना था।
ये मॉडल निवेश और ग्रोथ रेट को लिंक कर रहा है इस लैंग्वेज तक जो हमने लिखा कि ये मॉडल इस बात का समाधान प्रस्तुत करता है कि किसी देश की ग्रोथ रेट, जैसे अभी हमारी ग्रोथ रेट क्या आई हुई है 8.7% पड़ी होगी ना आपने। 2021-22 की जो ग्रोथ रेट है वो 8.7%, और 20-21 की ग्रोथ रेट -6.6। कोरोना पीरियड था ना वो, इस वजह से। लेकिन 8.7% की ग्रोथ रेट थोड़ी हाई ज़्यादा है, क्योंकि आपका बेस डाउन था इसलिए वो हाई दिख रही है। वो हाई है नहीं, मतलब दिख रही है, मतलब ग्रोथ पिछले साल पे होती है, पिछले साल वाला वर्ष डिप ईयर है। मतलब वो सही निर्णय करने के लिए सही वर्ष नहीं मान सकते उसे। 19-20 को ठीक मान सकते हो आप, मतलब 20-21 में तो डाउन था। 19-20 में 145 लाख करोड़ का जीडीपी था लगभग, मतलब मैं पॉइंट्स लगा के आगे बात नहीं कर रहा। 145 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी 19-20 में था, और 20-21 में वो डाउन होके 135 पे आ गया, और ये 8.7%, 135 के ऊपर निकालते हुआ तो ये 147 बनता है। यूँ देखा जाए तो 19-20 की तुलना में तो ये 2 लाख करोड़ ही ज्यादा हुआ ना, मतलब 145 तो 19-20 में ही था, और ये 21-22 में 147 है। तो आपको अगर सही ग्रोथ देखनी है तो आप डिप ईयर को क्यों, मतलब विश्लेषण में होता है ऐसा। विश्लेषण में अर्थशास्त्री नीचे वाला जो नीचे चला गया वो ईयर को नहीं वैल्यू करते हैं, और नॉर्मल ईयर होता है उसको देखते हैं कि उसके हिसाब से आप कहाँ हो। 8.7% ग्रोथ लाके भी हो तो 147 पे ना, तो 145 147 को देखते हो तो ज्यादा नहीं है। मैंने एक बात कही आपको, यूं ग्रोथ 8.7% है, लेकिन इसमें खोखलापन है, मैं ये कह रहा हूँ। और मान लो आप 8% की ग्रोथ को, वो ये मान लो कि ये मेंटेन रहनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए, तो ये मेंटेन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा वो है। और कंपाउंडिंग का जो सिस्टम है, जिसे कहते हैं यंग एज इन्वेस्टमेंट को एडवाइजर्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि आप कम आयु में निवेश करें, तो आप 20-30 साल की पीरियड में तो अरब खरबपति बन जाएंगे। और आप 10 लाख रुपए भी 30 साल की पीरियड में 15% के रिटर्न के आसपास रखते हैं, तो आपके 30 वर्ष के पीरियड में 100 करोड़ रुपए हो जाते हैं। 100 करोड़। और म्यूचुअल फंड्स 15% का रिटर्न तो देते हैं आमतौर पे। आज अगर मैं अपनी डॉटर के नाम पे 10 लाख रुपए सिर्फ इसे म्यूचुअल फंड को दे दूं, और 15% की कंपाउंडिंग करता रहे, और लगभग 18 साल की है मेरी डॉटर, तो वो जब 50 के अराउंड पहुंचेगी, मतलब 48-50 के, तो 100 करोड़ की वेल्थ हो जाएगी। तो इफ यू वांट टू गिव समवन गिफ्ट, डू नॉट गिव द क्लॉथ्स, डू नॉट गिव द क्लॉथ्स और स्मार्ट वॉच एंड सो ऑन, गिव हिम सम मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब या उसके नाम से इन्वेस्ट कर दो, भूल जाओ फिर। 10 लाख 100 करोड़, वाह क्या फिगर है। मैं जब इसको सुना तो मैंने कहा भाई यही कर हो जाता मेरे घर की साइड से, तो आज मेरे को इतना पढ़ाना नहीं पड़ता। मेरे फादर ने तो मेरे पे ज्यादा ही खर्च कर दिए होंगे इसके कंपैरिजन में। नहीं, अपने पिताजी से मत कह देना ये बात कि आप मेरे नाम कर दो 10 लाख रुपए। पेशेंस भी नहीं होता कई लोगों के पास, मतलब थोड़ा बढ़ जाता है तो बेच देते हैं, निकल जाते हैं, पैसा उठा लेते हैं, और 10 लाख का 25 लाख हो गया, निकाल लो, इस तरह से चलता है। पेशेंस हर जगह काम करता है, लेकिन ये, और जो बच्चा आज पैदा हुआ उसके पापा ने उसके नाम पे 10 लाख का 20 लाख का वो करा दिया है, 30 साल का होगा जब तक, तो कितने उसके पास प्रॉपर्टी हो जाएगी।
ज़्यादा भी जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। तो जो लोग जानते हैं इसके नियम को, अब कंपाउंडिंग ये 100 के 108 बने, 108 पे फिर 8, फिर उस पे भी फिर 8, ऐसे करके जो चलता है, क्योंकि वो पीछे की जो आपकी रिटर्न उसको बेस बना लेगा म्यूचुअल फंड 1 साल की। वो बार बार हर कस्टमर को ये कहता है कि हम 15% का रिटर्न देते हैं, चाहे नए जुड़ो पुराने चल रहे हो। अब 100 के 115 हुए तो अगले साल भी तो 15 का ही वादा कर रहा है वो, तो 115 के ऊपर फिर 15 कमा के देगा आपको। हाँ, ये होता है कि आप एक एक साल पे ट्रैक करोगे तो नहीं बनेगी ये बात, लेकिन वो एक टाइम देने पे 2-3 साल के पीरियड में वो रिटर्न इंश्योर कर देता है। मतलब एन कम CAGR जो मैंने आपको एक दिन नहीं लिखाया था, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, पशुपालन के क्षेत्र में 8.24%, आपको याद होगा। एक पीरियड नहीं लिखाया 5 साल का पीरियड, उसमें CAGR पशुपालन क्षेत्र का 8.24% का, बहुत हाई होता है वो 8. किसी इकोनॉमी के सामने ये मुद्दे बहुत रहते हैं कि ग्रोथ रेट को मेंटेन कैसे करें। जैसे भारत नहीं कर पाया हो तो पूरी दुनिया में ही हुआ ऐसा कि कोरोना की वजह से हम नीचे चले गए। तो ग्रोथ रेट को मेंटेन कैसे करें, या किसी को बढ़ाना हो तो क्या करें। तो उस पे ये मॉडल कह रहा है, इस मॉडल के अनुसार ग्रोथ रेट को बनाए रखना हो एक लेवल पे, तो निवेश की दर एक निश्चित स्तर पर बनी रहे। मतलब हर साल जितना निवेश, एक निवेश के स्तर के साथ जो आपको ग्रोथ मिली हुई है, 8% की ग्रोथ पे निवेश का स्तर कितना है उसको मेंटेन रखो, तो 8 भी मेंटेन रहेगा। कि नहीं जी हमें तो 10 करना है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, तो फिर वो निवेश की जो एक निश्चित दर की बात आप कर रहे हो उसको बढ़ाओ, फिर आप पैराग्राफ चेंज करें।
तो अगली क्लास में इसको बढ़ाएंगे आगे हम लोग। 16 को मिलेंगे, 16 को, क्योंकि बीच में संडे, 15 अगस्त और ये सब, रक्षाबंधन भी है। 16 को मिलते हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।